हाय, मेरा नाम है योगेंद्र राठौड़ और आज हम बात करने वाले हैं, आज जिस चीज़ की हम बात करने वाले हैं वो है इंडिया एंड साउथ कोरिया रिलेशंस, भारत व दक्षिणी कोरिया के संबंध। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। देखो, ये जो टॉपिक है ये रिलेट करता है जीएस पेपर 2 के साथ में, जीएस पेपर 2 के साथ में। और साहब ये जिस चीज़ से रिलेट करता है वो बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया। मेरा नाम, जैसे कि मैंने बताया, योगेंद्र राठौड़ है। मैंने BLLB डिग्री कर रखी है, आई एम अ लॉयर। और इस बारे में आगे अपन चर्चा करते हैं। इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशंस की बात करेंगे तो ये रिलेशंस ऐसा नहीं है कि नए हैं, ये रिलेशंस बहुत ज़्यादा पुराने हैं। ऐसा कहा जाता है, एक लेजेंड कहा जाता है कि साहब लगभग 2000 साल पहले हमारी एक अयोध्या की एक रानी हुआ करती थी। इस रानी का नाम है सूरी रत्न। और ये जो सूरी रत्न रानी है इसकी शादी हुई थी 48 AD के अंदर एक राजा के साथ में, जिसका नाम है किंग केमसुरु। अब यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि साहब आज भी जो साहब वहाँ के साउथ कोरिया के जो आज जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि साहब इसी सूरी रत्न के ही डिसेंडेंट सारे के सारे कौन से लोग हैं, कि हम भारतीय सारे इन्हीं के डिसेंडेंट हैं। और इकलौता जो साहब हमारे साथ में वो रिलेशंस मानते हैं वो सूरी रत्न का ही मानते हैं, एक लेजेंड है वहाँ पे ये। अच्छा, इंडिया काफ़ी हद तक एक बड़ा रोल करता है। 1945 के अंदर होता क्या है साहब, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में एक लड़ाई चलती है। इन दोनों ही देशों के अंदर इंडिपेंडेंस होती है। अच्छा, साउथ कोरिया नीचे की तरफ है, नॉर्थ कोरिया ऊपर की तरफ है। नॉर्थ कोरिया उतना ज़्यादा एडवांस नहीं है, जबकि साउथ कोरिया थोड़ा ज़्यादा एडवांस्ड है। और इंडिया काफ़ी हद तक इन देशों की सपोर्ट करता है, इनके देशों के साथ में रहता है जब भी साहब इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर हम बात करते हैं देश के साथ में बायलैटरल रिलेशंस की, तो साहब बायलैटरल रिलेशन स्टार्ट होते हैं 1962 के अंदर। अब देखो साहब, जो स्टार्टिंग के रिलेशंस होते हैं वो काउंसुलर रिलेशंस होते हैं। अभी व्हाट डज काउंसुलर रिलेशंस मीन? काउंसुलर रिलेशंस का मतलब होता है कि साहब जब एक आदमी एक देश का दूसरे देश के अंदर बैठता है, लेकिन वो साहब सरकारी रूप के अंदर हम बात करेंगे तो देशों के बीच में संबंध नहीं होते। वो आदमी अगर यूजुअली काम करेगा दूसरे देश के अंदर तो काफ़ी हद तक व्यापार, ट्रेड को फैसिलिटेट करता है। एक देश का ट्रेड दूसरे देश के अंदर ट्रेड देखेगा। अगर कोई आदमी दूसरा घूमने गया है तो साहब अगर मान लो उसकी वीज़ा संबंधित प्रॉब्लम्स होगी तो वो काउंसलर देखेगा। हिंदुस्तान का, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान का अगर काउंसलर अगर मान लो यूके में बैठा है तो यूके के अंदर किसी हिंदुस्तानी को प्रॉब्लम होगी तो वो काउंसलर उसको अटेंड करेगा। हिंदुस्तान और यूके के बीच में अगर ट्रेड रिलेटेड कोई बात है तो वो उसको फैसिलिटेट करेगा। ये साहब हम बनाए थे साउथ कोरिया के साथ में रिलेशन इन 1962, लेकिन बाद में समय के साथ में टिल 1973 हम साहब ये रिलेशंस और ज़्यादा अच्छे कर लेते हैं। हम एम्बेसडर लेवल के रिलेशंस कर लेते हैं, यानी साहब अब लोगों का तो इंटरेक्शन हो ही जाता है और सरकार अपने लेवल पे बहुत अच्छे संबंध बना लेती है, यानी एम्बेसडर लेवल साहब संबंध सरकार बना लेती है। अगर हम आगे बात करते हैं तो साहब इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशंस में बात करेंगे। देखो, इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशंस बहुत ज़्यादा और अच्छे हो जाते हैं 1991 के अंदर। काफ़ी हद तक इंडिया की अप्रोच जाती है, कैपिटलिस्टिक अप्रोच हो जाती है, और जो LPG रिफॉर्म्स थे वो आ जाते हैं। LPG रिफॉर्म जैसे हमने बोला कैपिटलिस्टिक रिफॉर्म्स होते हैं। इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा, मनी। ये साहब इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है इनको साउथ कोरिया से, क्योंकि ऑलरेडी तब तक साउथ कोरिया काफ़ी हद तक एडवांस्ड है। लेकिन साउथ कोरिया की सबसे जो कंपनीज थी उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी ये होती है, वो ये लोग बोलते हैं कि इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसे वो बोलते हैं रेड टेपिज्म। अभी व्हाट इज रेड टेपिज्म? रेड टेपिज्म का मतलब है काफ़ी हद तक यहाँ पर घूसखोरी है, करप्शन है, जिसकी वजह से वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए साहब यहाँ पर एक नई स्कीम निकालती है जिसे अपन बोलती हैं कोरिया प्लस। अब कोरिया प्लस ये है क्या? कोरिया प्लस की बात करेंगे तो ये कोशिश की गई है कि साहब साउथ कोरियन कंपनीज किसी तरीके से इस इनिशिएटिव के अंदर आके हिंदुस्तान के अंदर क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें, हिंदुस्तान को और ज़्यादा आगे बढ़े। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो इंडिया की जब हम पॉलिसी पहले देखते तो काफ़ी हद तक वेस्टवर्ड थी, वो काफ़ी हद तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वेस्टर्न कंट्रीज़ को सपोर्ट करती थी। लेकिन बाद में होता क्या है, बाद में ऐसा होता है इंडिया समझ जाता है कि साहब इंडिया के जो ईस्टर्न साइड के अंदर भी लोग हैं, अगर बात देखते हैं थोड़ा इंडिया का नक्शा, थोड़ा चाइना का, यहाँ पर थोड़ा जापान, यहाँ पर साहब साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, और यहाँ पर म्यांमार और दूसरे देश हैं। तो इंडिया का ऐसा मानना था कि साहब ईस्टर्न कंट्रीज भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट कर रही है, तो इन ईस्टर्न कंट्रीज पे भी हमको फोकस करना चाहिए। यहाँ से हमारा काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी और साहब पैसा आ जाएगा, FDI आ जाएगी, और इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी हम इन देशों से भी ले सकते हैं। इसलिए इंडिया के अंदर सबसे पहले 1991 के अंदर लुक ईस्ट पॉलिसी हमने बनाई, और उसको और ज़्यादा तवज्जो दी हम साहब हमने 2014 के अंदर, और 2014 के अंदर हमने बनाई एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो दोनों ही पॉलिसी, तो ऑटोमेटिकली इस पॉलिसी ने साउथ कोरिया का रेलेवेंस और ज़्यादा बढ़ा दिया। अब देखो होता ऐसा है कि बाद में दोनों ही देशों का एक और नया कॉन्ट्रैक्ट आता है, एक नया फॉर्मेट आता है, दैट इज 2+2 फॉर्मेट। अब ये 2+2 फॉर्मेट क्या है? इस 2+2 फॉर्मेट का ये है कि साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर है और डिफेंस मिनिस्टर है, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा और पास में आए, और साहब इन दोनों देशों के संबंध और अच्छे बने। लेकिन देखो यहाँ पर बच्चों ये एक खास बात है कि यहाँ पर 2018 के अंदर जब साउथ कोरियन प्रेसिडेंट इंडिया आते हैं 2018 में, यानी 2 साल पहले, तो ये एक नई चीज़ यहाँ पर बोलते हैं, दैट इज 3P+। अब व्हाट इज 3P+?
पीपल, प्रोस्पेरिटी और पीस, इन तीनों ही तरीके से दोनों देशों के संबंध अच्छे बनाए जाए। अब प्रोस्पेरिटी और पीस तो हम समझ सकते हैं, लेकिन जो शब्द है पीपल, ये काफी हद तक साहब यहाँ पर हमको ध्यान देने लायक है। देखो कितना भी साहब दो गवर्नमेंट के बीच में अच्छा इंटरेक्शन हो जाए, जैसे कि साहब रशिया और इंडिया की गवर्नमेंट का काफी हद तक इंटरेक्शन है, लेकिन क्या हमारे संबंध आज भी साहब रशिया से उतने अच्छे रह सकते हैं? देखो इंडिया एक डेमोक्रेसी है, और अगर मान लो जैसे आज हम बात करते हैं यूएसए की, यूएसए के अंदर साहब पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा है। इंडिया के लोग काफी हद तक यूएसए के अंदर जाते हैं, और यूएसए के लोग इंडिया के लोगों को समझते हैं, उनका कल्चर जानते हैं, उन लोगों को समझ पाते हैं। तो ये काफी हद तक यूएसए की पॉलिसी जो फॉर्मेशन होती है उसको इफेक्ट करता है। लेकिन जब बात करेंगे हम साउथ कोरिया की, तो यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि साहब दोनों की कल्चर साहब वो दोनों एक दूसरे कल्चर को समझते नहीं है। अच्छा, बात तो की जाती है साहब इकोनॉमिक पैकेजेस की काफ़ी ज़्यादा, कि हमें इकोनॉमिक पैकेजेस अनाउंस करने चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन आज जब ट्रेड हम देखते हैं साहब इन दोनों ही देशों का, तो सिर्फ 22 बिलियन डॉलर का ही आज तक ट्रेड है, जो कि कंपेरेटिवली काफ़ी कम है जितना वो लोग बोलते हैं। हालांकि हमने कोशिश करी है काफ़ी हद तक ट्रेड डील्स करने की साहब, डिफेंस डील्स करने की, हमने इनसे काफ़ी हद तक K9 वज्र 55mm प्रोपेल्ड हाउसर खरीदा भी है, ठीक है, लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं कर पाया है। अगर हम बात करते हैं साहब, एक बहुत बड़ा साहब कल्चरल डिफरेंस इन दोनों देशों में ये है कि देखो दोनों, ऐसा नहीं कि एक देश के अंदर डिफरेंस है, दोनों ही देशों के अंदर कल्चर को लेकर काफी हद तक डिफरेंस है। अगर पहली बात करते हैं साहब, साउथ कोरियंस का परसेप्शन ये है कि आज भी इंडिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, यानी इसके अंदर आज भी साहब पॉवर्टी काफी ज्यादा है, हंगर काफी ज्यादा है, काफी हद तक गरीब की निगाह से देखते हैं हिंदुस्तान को। और अगर इंडियंस की बात करें तो इंडियंस भी, हम भी कम नहीं है, हम भी काफी हद तक इनको किस तरह के देखते हैं। देखो आज भी इंडियंस के लिए, चाहे वो साहब नॉर्थ ईस्ट इंडियंस ही हो, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो तिब्बतियंस हो, चाहे वो साहब ये जापानीज हो, और चाहे साहब वो साहब ये साउथ ईस्ट एशियन के दूसरे कंट्रीज के लोग हो, चाहे वो कोरियंस हो, ये इंडियन सभी को एक ही कैटेगरी में देखते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सारे ही लोग अलग अलग हैं, इनका कल्चर, इनकी डाइवर्सिटी प्योरली हमको अलग अलग देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि साहब यहाँ पर तुम देख सकते हो कोरियंस अलग तरीके के दिखते हैं, चाइनीज अलग तरीके के दिखते हैं, जापानीज अलग तरीके से दिखते हैं, यानी काफ़ी हद तक इनके अंदर हमको डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है, लेकिन आज भी हम इन्हें सेम पैमाने पे मानते हैं। तो काफ़ी हद तक, तो क्या कल्चर के अंदर डिफरेंसेस कमाना, आप देखो ये इंसान हम लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, ये काफ़ी हद तक गवर्नमेंट की दिमाग के अंदर, गवर्नमेंट का ये सब स्टेप्स होने चाहिए, गवर्नमेंट इस चीज़ को करे और यहाँ पर कल्चर जो डिफरेंसिएशन है उसे दूर करे। क्या गवर्नमेंट्स ने कोशिश नहीं की है? बिल्कुल कोशिश की है, ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं जो कल्चर को काफ़ी हद तक एक्सपोज करते हैं, समझाते हैं, लेकिन ये कल्चर्स काफी हद तक ज्यादा शहरों के अंदर है, सिटीज के अंदर है। गांवों, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है साहब, सिटीज में जब होते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे कि दिल्ली और बॉम्बे, यहाँ पर लोग ऑलरेडी काफी ज्यादा अवेयर होते हैं, ये ऑलरेडी साहब एक मिनट में एक क्लिक के अंदर काफी हद तक जान लेते हैं एक दूसरे देशों के पास में। तो हमें इन सारे कल्चर सेंटर्स को रूरल सेंटर्स के अंदर गाँव में बनाना पड़ेगा, ताकि काफी हद तक हम हार्टलैंड तक पहुंच जाए हिंदुस्तान के और साउथ कोरिया के, और वहां के लोगों को दूसरे लोगों से रूबरू कराएं, और पीपल टू पीपल इंटरेक्शन काफी हद तक बढ़े, जो कि इन दोनों ही देशों के कॉन्ट्रैक्ट को काफी स्ट्रॉन्ग बना सकता है। हमें इन दोनों देशों के कॉन्ट्रैक्ट को क्यों स्ट्रॉन्ग बनाना है? क्योंकि हम जो चाइनीज एग्रेशन देख रहे हैं साहब हर जगह देखने को मिल रहा है, साउथ कोरिया के लोग भी उनसे परेशान हैं, तो काफी हद तक साहब हम, हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया है इसके अंदर, इस जगह के अंदर, या हमारे साथ जो एशियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर हम चाइनीज एग्रेशन को काफी हद तक हम काउंटर कर सकते हैं। चलिए, आप सभी लोगों से इंटरेक्शन करके काफी अच्छा लगा, आज के लिए इतना काफी है।